सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग अगेन। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मस्त हो? चलिए चलिए, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत 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 अच्छे इंसान है। चलिए दोस्तों, सर जरा आज की वोकैबुलरी जरा पेश करेंगे। बच्चों को सब्र नहीं है इस बात का। और दोस्तों जरा फोकस करते हैं प्यारे प्यारे शब्दों पर। सबसे पहले एक शब्द आता है रेसिप्रोकेट। जब रेसिप्रोकेट की हम बात करते हैं तो रेसिप्रोकेट का अर्थ होता है जब कही गई बात को हम उलट देते हैं। जैसे अगर मान लो कोई इंसान अगर आपको एक मुक्का मारे तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप पलट कर उसे मुक्का मारेंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल रेसिप्रोकेट। ठीक है ना? मुक्के मारने में हमारे दीपक जी उस्ताद हैं। नेक्स्ट वन इज जीनोफोबिया। जिन शब्दों के साथ हम लोग फोबिया शब्द लिखा हुआ देखते हैं, वो सभी के सभी शब्द हमें बताने की कोशिश करते हैं फियर के बारे में। ठीक है जी। जब हम जीनोफोबिया की बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ जब अलग अलग लोगों के मतलब अलग अलग देशों के जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में एक नफरत सी होती है। कोई देश अपने आप को सुपीरियर मानता है, कोई अपने आप को इंफीरियर मानता है। इसी को हम कहते हैं जीनोफोबिया। ठीक है। टेंजिबल। टेंजिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परीक्षा में पूछा जाता है। टेंजिबल का अर्थ हुआ हम उन चीजों की बात करते हैं जिन्हें आप छू सकते हो। ठीक है, जिन्हें आप छू सकते हैं। छू लिया तूने, ये जो चीज लिखी है आपके सामने, इसे हम कहने की कोशिश करते हैं टेंजिबल। जो चीज आपके सामने सॉलिड है, जिसे आप छू सकते हैं। अगला शब्द आता है प्लेजराइज। मेरे साथ शब्दों को बोलने का प्रयास भी करें। इन्हें हम कहते हैं प्लेजराइज। ठीक है। प्लेजराइज की अगर हम बात करते हैं तो प्लेजराइज का अर्थ होता है जब आप किसी और की चीज को, मैं किसी और का हूं फिलहाल, जब आप किसी और की चीज को उसका नाम हटाकर अपना नाम रख दें और कह दें ये चीज मेरी है। प्लेजरिज्म इसी से बना है। और ये जो शब्द है बेसिकली यूज किया जाता है उनके लिए जो दूसरों की किताबों को चोरी करके अपने नाम से छाप देते हैं। नंबर 5 पर हमारा शब्द आता है प्लेंटिव। प्लेंटिव के अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो प्लेंटिव का अर्थ हुआ सोरोफुल, यानी कि बहुत दुख से भरी हुई कोई भी बात। चलिए अगली बात हम लेकर चलने की कोशिश करेंगे। और अगले 5 शब्द हैं जिसमें पहला शब्द आता है प्लेबियन। जब प्लेबियन की हम बात करते हैं तो प्लेबियन का अर्थ हमारे सामने हुआ जिसे हम कहते हैं वल्गर, इंसल्टिंग वर्ड, भद्दे शब्द, अपमानजनक शब्द। नंबर 7 पर आता है हमारे सामने एक शब्द ऑट। ऑट का मतलब हुआ एनीथिंग, कोई भी चीज, कोई भी बात जिसको हम लोग अपने जिक्र में ला सकते हैं। ठीक है। अगली बात हमारे सामने आती है ऑगर। बड़ा प्यारा शब्द है। ऑगर का अर्थ होता है फोरटेल। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें दोस्तों। जब हम इस फोर की बात हम करते हैं तो इसके अर्थ को अगर हम समझे तो अहेड, और अहेड को अगर हम हिंदी में लेकर चलते हैं तो इसका अर्थ हुआ पूर्व। पूर्व कहने की अगर हम बात करें तो जो आप कह रहे हैं उससे पहले ही जिक्र में लाना। तो जब आप फोर के साथ टेल को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ हुआ पहले ही कह देने की कोशिश करना। ठीक है जी। अगली बात हम कहने की कोशिश करेंगे एवोकेशन। एवोकेशन का अर्थ होता है हॉबी, पास टाइम या फिर वोकेशन। जो आपका पसंदीदा काम है,
जो आपका पसंदीदा काम है, ठीक है जी, इसी को हम अगर कहने की कोशिश करें तो ये हुआ आपके सामने आपके सामने अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं दोस्तों आपकी मन पसंदीदा कोई भी एक एक्टिविटी, ठीक है। ठीक है जी, अगला शब्द हमारे सामने आता है प्लेथोरा। प्लेथोरा की अगर हम बात करते हैं तो प्लेथोरा का अर्थ होता है सुपर अबेंडेंस, यानी कि प्रचुर मात्रा में, भरपूर संख्या या भरपूर मात्रा में। अगली बात आपके सामने पेश हुई है जिसे हम कहते हैं पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों पॉइग्नेंट का अर्थ हुआ पेनफुल। पेनफुल का अर्थ हुआ जिसे सुनकर, महसूस करते हुए हमें काफी दर्द महसूस हो, दुख महसूस हो, पॉइग्नेंट हम इसे कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अवोव। अवोव का अर्थ होता है जिसे आप कर खुलकर स्वीकारते हैं, जिसे आप खुलकर स्वीकार करते हैं, यानी कि जिसे आप अपने मन से सभी के सामने खुलकर अपना मानते हैं, उसी को आप कहते हैं अवोव। ठीक है जी। एक अगली बात हमारे सामने आ रही है जिसे हम कहते हैं दोस्तों पोल्ट्रून। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोल्ट्रून हम कहते हैं उस इंसान को जो डरपोक है, कायर है। पोल्ट्रून शब्द उसी के लिए यूज होता है। अगला शब्द आया एलक्रिटी। एलक्रिटी की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं क्विकनेस, तकाजा, जल्दबाजी। अगला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है एल फ्रेस्को। काफी इंपॉर्टेंट है ये शब्द, इसे हम लोगों ने लिखा हुआ देखा एल फ्रेस्को। जब एल फ्रेस्को की हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों एल फ्रेस्को एक ऐसा शब्द हुआ, एल फ्रेस्को एक ऐसा शब्द हुआ, एल फ्रेस्को एक ऐसा शब्द हुआ, इसके नाम की ना कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आती हैं। ये एक ब्रांड है बेसिकली। इसका मतलब जो चीज खुले वातावरण में बनी हो या जो चीज खुले वातावरण में पैक की गई हो या कोई चीज जो खुले वातावरण से संबंधित हो, उसी को हम एल फ्रेस्को कहते हैं। ठीक है। अगले 5 शब्दों पर थोड़ा सा काम करते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे प्लीज। कर्सरी। कर्सरी की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं दोस्तों नोट थ्रू। देखो जब आप अपने एग्जाम से पहले अपने सारे नोट्स को रिवाइज करते हैं, आप अपने सारे के सारे नोट्स को रिवाइज करते हैं, तो उसी को हम कहने की कोशिश करते हैं कर्सरी। ठीक है जी। मतलब तकाजे में फटाफट आप देखकर बाहर हो जाते हैं, अपने नोट्स देखे और चल दिए। ठीक है ना जी। बेसिकली कर्सरी की अगर हम बात करते हैं तो कर्सरी शब्द हम लोग तैयार करते हैं कर्सर से। आप लोग कई सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर वगैरह पर काम करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर एक ब्लिंकिंग इस तरीके का हम लोगों को नजर आता है या ऐसा कुछ नजर आता है, इसी को हम कर्सर कहते हैं। ठीक है जी। अगला शब्द आता है हमारे सामने नंबर 17 पर, जिसे हम कहते हैं पोटेंटेट। पर फिर से बोलना बच्चों, पोटेंटेट। पोटेंटेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ मोनार्क। मोनार्क की अगर हम बात करते हैं तो वो इंसान जो अपना रूल चलाता है। ठीक है जी। The 18th word is called flout. Flout का अर्थ होता है to disobey a law. Flout का अर्थ होता है जब आप कानून की अवहेलना करते हैं। स्कूटी बाइक चलाते हैं आप लोग, हेलमेट लगाए बगैर चलाते हैं, सामने पुलिस वाला खड़ा रहता है पर हमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है ना जी। हम चलते हैं अपने टशन में, यो यो हरनी सिंह। ठीक है, आप अपने अंदाज में चलते हैं। यू फ्लाउट द लॉज, टू डिसोबे अ लॉ। 19th वर्ड हमारे सामने आया जिसे हम कहते हैं फाइबल। क्या कहा बच्चों? फाइबल। फाइबल की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ हुआ वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वीक पॉइंट्स का अर्थ हुआ जो चीज किसी की कमजोरी होती है। 20th वर्ड पर आ जाएं, इसे हम कहते हैं बच्चों फर्मेंट। फर्मेंट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल या सोशल एक्साइटमेंट। महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ, महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ, आप लोग देख चुके हैं शायद। महाराष्ट्र में जो भी ये आंदोलन आंदोलन नहीं, इलेक्शंस के आधार पर जो भी की उठापटक हुई है, ये सभी के लिए एक फर्मेंट है। पॉलिटिकल या सोशल एक्साइटमेंट, किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार से बाहर होगा, एटसेट्रा। ठीक है जी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा।
कई बच्चों को आदत अभी तक ठीक नहीं हुई है। भैया वोकैब की पीडीएफ आप लोगों की अभी अपलोड नहीं की है, तो आपके सवाल पूछना। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहता है कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों को इतनी फुर्सत पता नहीं क्यों है कि आप लगातार कमेंट्स पर कमेंट्स लिखते जा रहे हैं, और आप अपने आप को ही नहीं मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस तरीके से इस बैच में मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये याद रखना भाई। अगर आप कमेंट्स करते रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी और बैच सारे बच्चों के लिए परेशानी खड़ी करेगा। मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप यहां पर कुछ का कुछ लिखते जा रहे हैं। सर ये क्या बदतमीजी हो रही है भाई, क्या चाहते हैं आप? अगर पीडीएफ अपलोड नहीं की, कुछ सोचकर अपलोड नहीं कराई गई, सारी चीजें अपलोड होंगी। किस बात की बेसब्री है यार, क्या हो रहा है? ये लगातार हो क्या रहा है? आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश क्या कर रहे हैं यार? आप कमेंट पे कमेंट लगे पड़े हैं। मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज नॉट फेयर। ये एक कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट को बिल्कुल शोभा नहीं देता यार। आपके यहां कमेंट लिखने से क्या चीजें जल्दी हो जाएंगी? हमारे सिस्टम को हम जानते हैं, हमें कौन सी चीज कहां आप लोगों के लिए तैयार करके देनी है हम जानते हैं, ठीक है? और अगर आप लोगों के बस का नहीं है इन चीजों को समझना, आप हट जाएं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे तरीके से चलोगे तभी तो हम सिलेक्शन की बात कर सकते हैं ना। आप तो अपने, मैं यहां समझा रहा हूं और मैं देख रहा हूं लगातार मूर्ख लोगों की हद ही नहीं खत्म हो रही है। लगातार कमेंट पे कमेंट, क्या हो रहा है यार? ये कोई तरीका होता है पढ़ने का? आप प्लीज पढ़ने पर ध्यान दें। जब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज ध्यान से सुने। मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं, आप ही के लिए यहां पर हूं, वरना क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं, और ये सिर्फ डैमेज है सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए। आगे से प्लीज आप ध्यान रखें, अपने हाथ को रोकें, और ये जो कमेंटबाजी चल रही है, मैं फिर कह रहा हूं, इसे रोक दीजिए, वरना टीम आपके कोर्सेज को डीएक्टिवेट करना शुरू करेगी और आप लोगों को पढ़ने का ये मौका आप अपने हाथ से चूकेंगे। ये ध्यान रखना। ध्यान सिर्फ मेरे को सुनने पर। आखिरी 5 शब्द हमारे सामने हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। हमारे तरीके को फॉलो करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। पता नहीं खाली बैठे हैं आप लोग, मुझे लगता है जैसे मैं किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ा रहा हूं। लगता ही नहीं कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं। अरे जो चीज करा रहा हूं उसको नहीं सुन रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं। कमेंट, इतनी फुर्सत आपके पास कहां से आ गई यार? जी जान लड़ाकर हम कोई चीज समझाने की कोशिश करें, उसे सुनना नहीं, समझना नहीं, पता नहीं कहां कौन सी दुनिया में चल रहे हैं यार। कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, हाय राम, हो क्या रहा है? क्या आप मेरे सामने रियल क्लास में ये हरकतें कर सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप बोलते ही जा रहे हैं? ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई, कितनी ही जोर लगा लो। और अगर मेरे शब्द बुरे लगे हो तो बहुत अच्छा है, कम से कम ये दिमाग ठीक काम करने लग जाएगा। अभी भी लगे हुए पड़े हैं, लगातार लगे पड़े हैं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, कल भी कह रहा था और अब फिर कह रहा हूं, वरना इसके बाद चीजें बदल जाएंगी। ध्यान से सुने और समझें। सबसे पहले 21th वर्ड हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले 21st वर्ड हमारे सामने आता है ब्रस्क। ब्रस्क की अगर हम बात करते हैं तो ब्रस्क का अर्थ होता है ब्लंट। ब्लंट को ही हम कहते हैं रूड। रूड की अगर हम हिंदी कहें तो इसका अर्थ हुआ असभ्य। सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो क्या करने के लिए आए हो यार? यहाँ टाइम पास थोड़ी हो रहा है। एक तो सीट इतनी कम रहती है मेरे बैचेस में, जिनको मिल गई वो लकी हैं, जिन्हें नहीं मिली वो अभी भी लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर अभी एडमिशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुंदक चढ़ती है इस चीज से। आपके लिए कोई बोल रहा है, उसे सुनने की बजाय कहानियां अपनी गा रहे हैं। अब अगर किसी का कमेंट आता है तो मैं प्लीज बता रहा हूं, मैं कोर्स डीएक्टिवेट करा दूंगा और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए, इतना सारा पढ़ने के लिए है यार। आपको समझ नहीं आती ये बात, कॉम्पिटिटिव लेवल पर है, आपको नहीं पता इस जॉब के पीछे कितना बुरा क्रेज है। और फिर बता रहा हूं, मिड दिसंबर में 7 से 15,000 वैकेंसीज फिर एडवर्टीज हो रही हैं। लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और आप लोग जो हरकत कर रहे हैं लगातार ये कमेंट करके, अपना टाइम और मेरा मूड खराब कर रहे हैं। इस आदत को सुधार लीजिए। मुझे आपकी गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका ध्यान मेरे शब्दों को सुनने और समझने पर चाहिए।
और शायद एक दिन वो समय आएगा, इन्हीं आदतों को सुधारूंगा तो आपके सिलेक्शन पर आप जरूर कायम होंगे। वरना मैं कितना ही अच्छा पढ़ाता हूं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ना आपको कुछ याद रहेगा और सिलेक्शन में भी दिक्कत होगी। आज समझा रहा हूं बेटा, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। व्यवहार बदल जाएगा इन्हीं चीजों की वजह से। क्वेश्चन पर आए, ब्रस्क की अगर हम बात करते हैं, ब्रस्क का अर्थ हुआ ब्लंट, रूड, कठोर जिसे हम कह सकते हैं, असभ्य जिसे हम कह सकते हैं। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो शब्द। अगला शब्द आता है एक्सपीडाइट, बोलकर सुनाए जरा, शाबाश। एक्सपीडाइट, जब एक्सपीडाइट की हम बात करते हैं तो एक्सपीडाइट का अर्थ होता है टू डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब हुआ जब आप किसी को बाधाओं से मुक्त कर देते हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने वो फिल्म देखी थी DDLJ, आखिरी वो समय याद है? वहां पर खड़े हैं उसके पिता और कहते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इसी को हम लोग अर्थ से तैयार करें तो इसी को हम कहते हैं बच्चों एक्सपीडाइट। ठीक है जी। अगला शब्द आता है एक्सपिएट, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़कर सुनाओ जरा। एक्सपिएट, जब आप किसी पर हावी होते हैं, चार्ज लगाते हैं। 24th आता है हमारे सामने शब्द गिबरिश, बोलकर सुनाओ बच्चों, गिबरिश। गिबरिश का अर्थ होता है रैपिड या फुलिश टॉक। ठीक है, गिबरिश की अगर हम बात करते हैं, गिबरिश का अर्थ होता है फुलिश टॉक, जो मैं अभी भी देख रहा हूं, कुछ नहीं सुधरने वाले। सर इनके ना कोर्सेज डीएक्टिवेट कर दो, जो बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं इनके कोर्सेज डीएक्टिवेट कर दो, और उन बच्चों के लिए ओपन करो कोर्सेज जो बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। अब आप करें बच्चों, मैं अपना रास्ता अपनाता हूं। गिबरिश का मतलब होता है रैपिड या फुलिश टॉक। मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। कई बार ऐसा होता है ना, जब चार दोस्त इकट्ठे मिलते हैं तो वो अपनी दाएं बाएं की बातें शुरू कर देते हैं। ओए तूने देखा पिंकी आज क्या पहन के आई थी, भाभी है तेरी। इस तरीके की नॉनसेंस जब हम आपस में बात करना शुरू करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं गिबरिश। कई बार ऐसा होता है, हम किसी पार्टी में, किसी भी मीटिंग में, किसी सेमिनार में, क्लास में देखते हैं अक्सर अपनी अपनी बातों में हम मस्त रहते हैं, इसी को हम गिबरिश की कहते हैं। आगे लिखा है शिकनरी, वर्ड है हमारे सामने शिकनरी। शिकनरी की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है जब हम किसी को धोखा देते हैं, या फिर जब हम किसी को ट्रिक लगाते हैं, या किसी को हम लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे सामने शब्द हुए। इन शब्दों के आधार आगे लेकर चलने की कोशिश करें। ठीक है जी, चलिए भाई, अब थोड़ी सी बातों को हम लोग आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। चलिए भैया, यहां तक की बात तो थी हमारे पास इन शब्दों की, और इन शब्दों के आधार पर अब चलते हैं थोड़ी सी बातचीत को लेकर आगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो समझने का प्रयास किया था, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछली क्लास में हम लोगों ने समझने का काम किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ हर एक बात को पहले रिवाइज कर, फिर चीजों को आगे जोड़ने का काम करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझने का काम किया कंपैरेटिव एनालिसिस, और दो टेंसेस का हमने जिक्र किया। एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तरफ कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सबसे पहले बताते हैं हैबिट या रूटीन। क्या बनाते हैं बेटा? हैबिट या फिर रूटीन। हैबिट या रूटीन को बताने के लिए हमने 3 क्वेश्चंस तैयार किए। हैबिट या रूटीन के कीवर्ड्स की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज, हैबिट या रूटीन बताने वाले शब्दों की अरेंजमेंट 2 हिस्सों में बांटी, एक फ्रीक्वेंसी और एक फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम, और एक आखिरी बात हमने कही नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स हमारे वो शब्द हुए जिन शब्दों के साथ हम नोट का यूज नहीं करते। क्लियर है बच्चों? फिर दूसरा हम लोगों ने नियम समझा, जब हम मेंशन करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए 4 एस्पेक्ट हमने तैयार किए। सबसे पहले साइंटिफिक फैक्ट, दूसरी बात हमने कही मैथमेटिकल फैक्ट, आगे हमने कहा फिलोसॉफिकल फैक्ट या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट। क्लियर हुई बात? इसके बाद आगे हम लोगों ने समझा, जब हम मेंशन करना चाहते हैं प्रोवर्ब, सेइंग या कोटेशन, इनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करते हैं। इनकी वजह क्या है, थोड़ी समय के बाद इनकी वजह हमारे सामने आएगी, ऐसा क्यों हुआ। आगे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, जब हम बात करना चाहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात, ये मेंशन करता है लाइव एक्शन। क्या मेंशन करता है? लाइव एक्शन। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मेरे हाँ या ना, ये हुई आप लोगों का लाइव एक्शन। क्लियर है बच्चों? और इनके भी हम लोगों ने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई। ठीक है बच्चों?
अगली बात हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं दोस्तों पैरेलल एक्शन, जिसे हम कहते हैं पैरेलल एक्शन। जब पैरेलल एक्शन की हम बात करते हैं तो पैरेलल एक्शन एक ऐसा एक्शन हुआ जो उस समय तो नहीं हो रहा जिस समय हम बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये एक्शन चल रहा है। इसके भी हम लोगों ने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई। क्या मैं ठीक कह रहा हूं दोस्तों? फिर हम लोगों ने आगे बात को समझने का काम किया और हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई, और वो लिस्ट क्या थी एक बार मेरे साथ रिवाइज करते हैं। वो लिस्ट हमारे सामने आई कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका जनरली हम यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करता। ऐसी 6 है वो वर्ब्स, मेरे साथ मिलकर बोलें। सबसे पहले सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजेशन, और एक हमने कहा मिसलेनियस। क्लियर है? इन्हीं वर्ब्स के पास हमारी बातें रुक गई थी दोस्तों, और उसके बाद हम लोगों को इन्हीं वर्ब से रिलेटेड, चलिए एक काम करते हैं, पहले हम इन वर्ब्स की एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं, आप इनको जरा कैटेगराइज करना शुरू करेंगे। मैंने आपके सामने कुछ एक वर्ब्स लिखी हैं दोस्तों। इन सभी की सभी वर्ब्स को एक एक करके हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ठीक है जी? 6 कैटेगरीज हम लोगों ने पिछली क्लास में समझी, उन्हीं को हम लोग इनके साथ फिटिंग चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, आपकी परीक्षा सवाल देती है, ही इज फियरिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स। He is fearing of strangers। अब ऐसे लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करें तो दोस्तों इस लिखे हुए इज और फियरिंग को हटाकर हम इसके नाम पर लिखते हैं फियर्स। बताओ जरा वजह क्या है? ऑब्वियसली जब फियर की बात करें तो ये बात करता है फीलिंग के बारे में। ठीक है जी? अगला सवाल अगर मैं लिखना चाहूं, पेपर आपके सामने लिखा हुआ देता है, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। अब बच्चों इस लिखी हुई बात की मैं कोशिश करूं समझने की, तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है? बिल्कुल नहीं। अंडरस्टैंड करने की कोशिश हम करते हैं दिमाग से। बात अगर दिमाग से अंडरस्टैंड करने की है तो आई एम अंडरस्टैंडिंग को हटाकर सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। यानी कि ये हुई बातचीत हमारी दोस्तों मेंटल प्रोसेस से। ठीक है जी? ये बात हुई हमारे मेंटल प्रोसेस से। अगली बात अगर मैं कहना चाहूं, देखो सवाल लिखकर दिया जाता है, मैंने कहा ही इज नोइंग दिस पर्सन। ही इज नोइंग दिस पर्सन। ठीक है जी? अगर हम इसकी बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इसका लॉजिक क्या कहता है? बात वही हो गई सर, जब नो की हम बात करते हैं तो दिमाग लगाने की बात हुई, और ये अगर मेंटल प्रोसेस है तो इज नोइंग को हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया नोज। तो ऐसे भरपूर सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मैं चीजों को आपके साथ मिलकर समझना चाहूंगा। स्मेल रिलेटेड है बच्चों सेंस से रिलेटेड। टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, टेस्ट भी हमारा रिलेटेड है सेंस से रिलेटेड। कंसीडर, दिमाग लगाकर हम कंसीडर करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये हो गया हमारे सामने मेंटल प्रोसेस। कन्विंस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हुआ दोस्तों हमारे पास मेंटल प्रोसेस, जब आप समझने समझाने की बात करते हैं। आपके पेपर में लिखा हुआ मिलता है दिस बॉक्स इज कंटेनिंग शूज। अब इस लिखे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो बच्चों कंटेन पोजेशन की बात करता है, इसलिए यहां पर लिखा होना चाहिए कंटेनिंग की नहीं कंटेन्स। ठीक है? अब अगर इसकी बात को हम देखने की कोशिश करें तो बच्चों कंटेन होने की बात होती है पोजेशन। कंसिस्ट भी कंटेन की तरह से ही बताता है पोजेशन के बारे में। एक अगला सवाल, अगर क्या आप किसी को कह सकते हैं आई एम विशिंग अ न्यू कार?
नहीं, आई विश फॉर अ न्यू कार। विश की अगर हम बात करें तो मेंटल प्रोसेस कह सकते हैं। क्या कोई कह सकता है इस सवाल को, क्या कोई कह सकता है इस सवाल को, ही इज वॉन्टिंग अ कार, ही इज वॉन्टिंग अ कार, क्या ये कहना सेंसिबल है? बिल्कुल नॉनसेंस हुआ। कहना सेंसिबल होगा, इसीलिए इज वॉन्टिंग को अगर हम कहें तो ही वॉन्ट्स। बेसिकली ये जो बताने का काम करता है ये हुआ पोजेशन, अधिकार बताने की कोशिश करता है। एक अगला शब्द ये भी पोजेस, ये भी आपके पोजेशन की ही बात करता है। दो शब्द और बचते हैं हमारे सामने। अब देखो सवाल अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, मैंने एक छोटा सा सवाल लिखा, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। अब इसकी अगर हम बात करना चाहें तो किसी इंसान की अगर उसके पिता से शक्ल मिलती है तो ये तो बात अपीयरेंस की हो गई, हाँ है ना। इसीलिए इज और रिजेंबलिंग को हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया रिजेंबल्स। ये हो गई बातचीत हमारी अपीयरेंस। सीन भी हो गई अपीयरेंस। बच्चों एक बार इसे ध्यान से देखें, समझें। लाइव क्लास का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझो, हाथ जोड़कर समझाना चाहूंगा। ऑनलाइन क्लास का मतलब होता है कि टीचर आपके सामने जो बोल रहा है आप उसे बड़े ध्यान से सुने, उसे बड़े ध्यान से समझें। आपका लेक्चर खत्म होने के बाद फुर्सत से बैठें, अपना सामने रखें फोन, लगाओ अपने हेडफोन्स और भैया एक एक चीज को सुनकर समझकर अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों के जितने भी नोट्स हैं वो टीचर जानता है कहां आपको क्या चीज देनी है, ठीक है। अभी तक तो हमने टॉपिक भी ढंग से शुरू नहीं किया। टॉपिक ढंग से जब हम आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद कंप्लीट करेंगे, तभी तो मैं आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। वरना प्रैक्टिस के लिए तो यहाँ सारी की सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब इस चीज को दिमाग में बैठाओ, वरना मेरे को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से इन चीजों को रिवाइज करो और पढ़ो। चलिए दोस्तों आगे चीजों को लेकर चलते हैं। मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखूंगा और आपके सामने इन लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर थोड़ा ध्यान से समझने का हम कोशिश करें तो इनके बीच कई बार हमको परेशानी मिलती है। कृपया ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करें।
लिखे हुए आपके सामने 8 सेंटेंसेस हैं। लिखे हुए इन सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस की हम बात अगर करें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस के अंदर हम छोटी छोटी चॉइसेस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इनको समझने की अगर बात करें, हम इनको अगर समझने की बात हम करें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस के अंदर हैव के अलग अलग आप लोगों को मीनिंग समझ आने हैं। बड़े ध्यान से सुने और समझें, ठीक है जी। अब अगर हम इन सभी की सभी बातचीत को देखने की कोशिश करते हैं भाई, तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में हैव के अलग अलग अर्थ हमारे सामने आते हैं। और हैव के इनके अलग अलग अर्थ किस तरीके से तैयार हुए, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नियम लिखा था, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस, यही लिखा था। अगर जनरली की हम बात करते हैं तो जनरली शब्द का अर्थ हमें समझ आता है जनरल सेंस। सेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेंस का मतलब हमें समझ आता है मीनिंग, यानी कि एक जनरल मीनिंग जब हमें तैयार करना है तो इसको हम इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जब हम जनरल सेंस कन्वे करना चाहते हैं तो हम टेंस यूज करते हैं इंडेफिनिट। अब दोस्तों, जनरल सेंस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल सेंस का हमें अर्थ समझ में आता है एक ऐसा अर्थ जो सभी के लिए एक ही जैसा है, और इसीलिए हम लोग इसे कहने की कोशिश करते हैं कॉमन टू ऑल। हम लोगों ने इसका अर्थ तैयार किया कॉमन टू ऑल, एक ऐसा अर्थ जो सभी के लिए एक ही जैसा है। इसी को हम लोग इंडेफिनिट टेंस में बताने का काम करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान आपके सामने कुछ कहता है, कही गई बात के ठीक ऑपोजिट एक अर्थ निकलता है। मैं अगर कहूं आज मौसम सुहावना है, इसका मतलब कल मौसम सुहावना नहीं था। मैं अगर कहूं कि मैं सच बोल रहा हूं, इसका मतलब बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं। कही गई बात के ठीक ऑपोजिट एक अर्थ निकलता है। जब कही गई बात के ठीक ऑपोजिट एक अर्थ निकलता है तो इसी के ऑपोजिट आती है एक खास बात जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक सेंस। जब हम स्पेसिफिक सेंस बताने की कोशिश करते हैं तो स्पेसिफिक सेंस बताने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी? कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब जब सभी के लिए हम लोग बात नहीं करते, स्पेसिफिक बात करते हैं, तो स्पेसिफिक का मतलब समझ आया कि एक ऐसा अर्थ हम लोगों को निकालना है जो कि स्पीकर ओरिएंटेड है, यानी कि ये एक ऐसा अर्थ निकल कर आना चाहिए जो बोलने वाले के हिसाब से ही अर्थ निकलता है, बोलने वाले इंसान के हिसाब से इसका अर्थ निकलता है, बाकी का किसी और से कोई अर्थ नहीं निकलता। अब इसके अर्थ को समझने का हम काम करते हैं। हम लोग जब इंडेफिनिट में इस हैव की बात करते हैं, तो एक ऐसा अर्थ निकलता है जो बताने का काम करता है पोजेशन। ठीक है बच्चों, इस हैव को हम इंडेफिनिट टेंस में जब यूज करते हैं तो ये पोजेशन बताने का काम करता है। पोजेशन ही नहीं, कभी कभी पोजेशन की जगह ये जो बताने का काम करता है वो बताने का काम करता है आप लोगों की हेल्थ के बारे में। ठीक है जी, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं आई हैव अ हेडेक, तो मैं अपनी हेल्थ के बारे में बताने का काम कर रहा हूं। इसी हैव की अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेशन भी बताने की कोशिश करते हैं। क्या बताने की कोशिश करते हैं? रिलेशन। जैसे एक लड़का एक लड़की के पास जाकर कहता है मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तो लड़की ने कहा एक्सक्यूज मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ठीक है,
तो लड़के ने कहा देख ले, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले यार, ठीक। तो बेसिकली जो उस लड़की ने कहा आई हैव अ बॉयफ्रेंड, बेसिकली वो बताने की कोशिश हुई रिलेशन, ठीक है। आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इसका आप जिक्र करते हैं तो ये रिलेशन भी बताता है। 3 तरह के इसके अर्थ हुए, ठीक है बच्चों। अब अगर इसी हैव को हम लोग कॉन्टिन्यूस में यूज करने की कोशिश करते हैं, किस में कहा मैंने, कॉन्टिन्यूस में, तो कॉन्टिन्यूस में जब हम इसका यूज करते हैं तो कॉन्टिन्यूस में भी इसके 3 अर्थ निकल कर आते हैं। पहला अर्थ, इसका अर्थ समझ में आता है, खाने की बात हुई। खाने की नहीं बात तो हो सकता है ये बात पीने की हो, और खाने या पीने की अगर बात नहीं है तो तीसरा जो अर्थ निकलता है वो तो सब जगह लागू होता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों एंजॉइंग, मौजा ही मौजा। तो हमारे सामने लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस पर आइए थोड़ा प्रहार करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस पर काम करते हैं, लिखा है वी हैव आर हैविंग एन ओल्ड हाउस। बच्चों आप घर पर पोजेशन बताने का काम करोगे तो पोजेशन बताने के अगर हम काम करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन 2 पर आते हैं, लिखा है दे हैव आर हैविंग लंच। बच्चों लंच की अगर हम बात करते हैं तो लंच तो खाने से रिलेटेड हुआ, इसीलिए आप लोगों ने चुना आर हैविंग, यानी कि ये बताने की कोशिश हुई ईटिंग। ई का मतलब ईटिंग है भाई, कॉमन सेंस लगाना अपनी। आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी। भाई साहब आप कप ऑफ टी के लिए क्या करोगे, पोजेशन बताओगे? ना जी ना, आप पोजेशन की जगह बताने की कोशिश करोगे कि भैया आप अपनी कप ऑफ टी को पी रहे हैं, ड्रिंकिंग मीनिंग निकलता है। द बॉयज हैव आर हैविंग अ गुड टाइम इन गोवा। सर शायद जो बॉयज की ये बात कही है वो गुड टाइम पर डेफिनेटली वो इंजॉय करने की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो बात कही गई इंजॉय की, अरे हाँ है ना, गोवा में इंजॉय करने को बताने के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस का सहारा लेना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, दे हैव आर हैविंग अ विंटेज कार। सर अब विंटेज कार की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली आपके पास अगर विंटेज कार है तो ये पोजेशन बताने का काम कर रहा है। अगली बात आती है हमारे सामने, वी हैव आर हैविंग 3 सिबलिंग्स। अब भाई साहब हमारे पास 3 भाई बहन हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप रिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हुआ हमारे सामने हैव तैयार। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव आई एम हैविंग फीवर। हेल्थ बताने की बात हो गई भाई, तो हेल्थ बताने की बातचीत हम बताते हैं हैव के इंडेफिनिट टेंस में। अगला सवाल, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव या आर यू हैविंग। देखो जी रिलेशन पूछने की बात हो गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही इसे बताना चाहिए। एक बार ध्यान से इसे देखें समझें, फिर चलते हैं कहानी को लेकर आगे। आई होप आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। इन वर्ब्स के बिहेवियर का बड़ा ध्यान रखना बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, सेंटेंस के एरर डिटेक्शन में और क्लोज टेस्ट में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब चीजों को लेकर मैं चल लेता हूं थोड़ा सा आगे। यहाँ इतना कुछ है समझाने समझने के लिए, आप इसको ध्यान से सुन लोगे समझ लोगे, सिलेक्शन तो आराम से होगा। आप अपनी बेहुदा बातों पर लगे रहोगे ना तो सिलेक्शन होगा भाई, और ना ही कोई चीज पल्ले पड़ेगी। बिल्कुल सीधा सा नियम है। क्लास में आप जुड़ रहे हैं, बड़े शांति के साथ जुड़े, सब्र रखें, हर एक चीज का जिक्र होगा। पढ़ा मैं ये रहा हूं, एक भाई साहब का सवाल है सर क्लोज टेस्ट होगा। अरे यार कमाल कर रहे हो भाई साहब, तुम्हारी शादी हुई नहीं, किसी से जाके ये पूछ रहे हो मैं पापा बन जाऊंगा ना।
अरे यार कमाल है, मूर्खों वाली बातें करते हो, समझ तो लो, जो समझा रहा हो वो समझ लो। क्लोज टेस्ट के टाइम पे क्लोज टेस्ट का जिक्र करेंगे। फिर लिख रहा हूं कुछ सवाल, दिमाग लगाएं, आनंद पाएं। बड़े ध्यान से सुनने का काम है, ये लैंग्वेज है, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि आपके बोलने से कोई फर्क पड़ेगा। बहुत कुछ सीखना है मेरे भाई, सिलेक्शन आसान नहीं है आज के समय में। 15,000 वैकेंसीज आ रही हैं मिड दिसंबर तक। मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं इन सवालों को आइए दोस्तों, इन सभी के सभी शब्दों के व्यवहार को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर कहानी को समझने की कोशिश करें, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर हम इन चीजों को समझने का काम करें तो पहले इन 3 हिसाब किताब को थोड़ा सा देख लेते हैं। और सबसे पहली बात इस फील को लेकर हम लोगों ने कही, इस फील को लेकर हम लोगों ने कही इंडेफिनिट टेंस में, और इसी फील को लेकर अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो दोनों के व्यवहार में फर्क है। कैसे, ध्यान से समझते हैं। जब हम इस फील को इंडेफिनिट टेंस में मेंशन करने की कोशिश करेंगे तो ये जनरल सेंस तैयार करता है, जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा ही बोलने वाला इंसान फील कर रहा है। इन दोनों के फील में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना जी। जैसा आप महसूस कर रहे हैं वैसा ही सभी लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस फील को अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए यूज करते हैं तो वो इंसान बताने की, समझाने की कोशिश करता है अपनी हेल्थ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 पर दिमाग लगाएं। कहता है सवाल, आई एम फीलिंग कोल्ड इन जनवरी। सोचो और बताओ, जनवरी के महीने में क्या सिर्फ मुझे सर्दी लगेगी या सभी को? आप कहोगे सर सभी को सर्दी लगनी है, तो इसीलिए हमने इसके लिए चुना आई फील कोल्ड इन जनवरी। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। तो इसका मतलब सर्दी सिर्फ मुझे लग रही है। अगर सर्दी सिर्फ मुझे लग रही है इसका मतलब मेरी शायद हेल्थ में गड़बड़ है। और हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो भैया कॉन्टिन्यूस बिहेवियर हम इसका लेकर चलते हैं। अगला सवाल, हाउ डू यू फील, हाउ आर यू फीलिंग। सवाल बिल्कुल आसान है। अगर आप इसे इंडेफिनिट में यूज करते हैं तो ये जनरल सेंस हुआ, सभी लोग ऐसा ही फील कर रहे हैं, तो फिर आप पूछ क्यों रहे हो? जैसा आप महसूस कर रहे हैं वैसा ही अगर मैं महसूस कर रहा हूं तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगा क्यों, हाउ डू यू फील? नॉनसेंस है। इसका मतलब मैं आपकी हेल्थ जानने का प्रयास करूंगा, इसीलिए मुझे कहना होगा हाउ आर यू फीलिंग। परीक्षा ने पूछा है फिलिप्स में। अगला सवाल हमारे सामने स्मेल को लेकर तैयार हुआ। चलो भाई अब इसको लेकर थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं समझने का।
इसे इंडेफिनेट में और कॉन्टिन्यूस में दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं, खेल समझ आएगा। देखो भाई, स्मेल करने का जो खेल है वो बड़ा प्यारा है। स्मेल को अगर हम समझें तो दो व्यवहार इसके निकल कर आते हैं, और दो व्यवहार कैसे हैं वो थोड़ा ध्यान से समझना। एक स्मेल हुआ जो अच्छा हमें महसूस कराता है। जैसे मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, आपके आपके सामने कोई इंसान आ रहा है, आपके सामने कोई इंसान आ रहा है और उसने बहुत अच्छा डिओड्रेंट लगाया है, और वो जैसे जैसे आपके पास आ रहा है, बदन पे सितारे लपेटे हुए, अच्छा, तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, हाँ या ना। इसी स्मेल की अगर हम बात करें तो इसी स्मेल की पॉजिटिव सेंस बताने का काम करता है हमारा इंडेफिनेट टेंस। ठीक है जी, यानी कि जब अच्छी सेंस आप कन्वे करना चाहते हैं। लेकिन अगर स्मेल की नेगेटिव सेंस आप कन्वे करना चाहते हैं तो ये आपकी बात आती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना जी, अरे हाँ है ना। अब इसकी अगर मैं बातचीत को समझने समझाने का प्रयास करूं तो बड़े ध्यान से देखना बेटा। इसको लिखा है रोज स्मेल्स इज स्मेलिंग स्वीट, यहां पर इसका आंसर छिपा हुआ है। अगर स्वीट की बात है तो हर किसी को अच्छा लगता है भाई, इसीलिए हमने कहा स्मेल्स। क्वेश्चन 2 पर काम करते हैं। द डिश स्मेल्स इज स्मेलिंग बैड, यहां लिखी है कोई खास बात, ध्यान से देखो, बैड। अगर बैड लिखा है तो कॉन्टिन्यूअस सेंस में बात हुई। अगली बात आती है द परफ्यूम स्मेल्स इज स्मेलिंग अमेजिंग, अमेजिंग होने का मतलब हुआ अच्छा। ठीक है जी, इसलिए हम लोगों ने इसको मेंशन किया इंडेफिनिट टेंस में। एक अगला सवाल, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। सर रोज एक नॉन लिविंग डूअर है जो ये काम नहीं कर सकता। डिश नॉन लिविंग डूअर है, डिश स्मेल नहीं कर सकती। परफ्यूम स्मेल नहीं कर सकता। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे सामने हुआ नॉन लिविंग डूअर। क्या लिखा मैंने? नॉन लिविंग डूअर। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये भी है नॉन लिविंग डूअर। ठीक है भाई, एनएलडी का मतलब नॉन लिविंग डूअर, निर्जीव हम कहते हैं। लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहां क्या लिखा है? राखी, ये बेसिकली एक लिविंग डूअर है। अरे हाँ ना। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो जब लिविंग डूअर की हम बात करते हैं तो दोस्तों लिविंग डूअर के लिए हम लोगों ने स्मेल का कॉन्टिन्यूस या इंडेफिनेट दोनों ही फॉर्म हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी गलत नहीं है, लिविंग बीइंग दोनों तरीके से एक्शन कर सकता है। तो स्मेल्स भी करेक्ट है और स्मेलिंग भी करेक्ट है, इसमें कोई एक आंसर नहीं, दोनों अपने आप में ठीक है। कृपया एक बार ध्यान से देखें, फिर उसके बाद आगे लेके चलने चाहेंगे प्लीज।
आई होप आप लोगों ने इन सारी बातों को ध्यान से समझ लिया होगा। चलिए, ये तो हो गई हमारी बातचीत एक और। अब थोड़ा आगे चल लेते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास कई सारी वर्ब्स होती हैं, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे हम लोगों के सामने कुछ वर्ब्स लिखी हैं मैंने। कई बार ये वर्ब्स हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में दी जाती हैं। कई बार ये वर्ब्स हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में दी जाती हैं। जब फिल इन द ब्लैंक्स में दी जाती हैं ये वर्ब्स, तो इनका खास लॉजिक है। क्या आप मुझे ठीक ढंग से देख पा रहे हैं? क्या आपकी स्क्रीन क्लियर है? प्लीज एक बार मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा। क्या आप लोग मुझे ठीक ढंग से देख पा रहे हैं? तो आप लोग मुझे अगर ठीक ढंग से देख पा रहे हैं तो इट इज़ गुड। अगर आप ठीक ढंग से नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोगों के इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी तरफ से टेक्निकल टीम बड़े ध्यान से देख रही होती है और इन चीज़ों पर कोई भी हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। फॉर योर लेट मी चेक इट प्लीज़। तो हमारी तरफ से बिल्कुल स्क्रीन क्लियर है और मैं अपने आप को ही देख पा रहा हूँ। लवली जेंटलमैन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्यार हो गया इस बंदे से मुझे, है। चलिए आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे चलते हैं। हमारे सामने ये वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो वर्ब्स हैं बेसिकली, इन वर्ब्स को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। फिलिप्स में पूछी जाती हैं वर्ब्स। पे अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन। जब हम सी की बात करते हैं तो आंखें तो भगवान ने हमें दी हैं, हाँ ना। जब आंखें हमें दी हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ही। इसीलिए ये जब बताता है तो ये कि जनरल एक्ट है देखने का काम। आंखें खुलते ही कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ही, हाँ ना। जब इस लुक की हम बात करते हैं तो आप किसी चीज को देखते हैं और साथ साथ इस बात को समझने का भी प्रयास करते हैं। आप इसे देखते हैं और साथ साथ समझने का भी प्रयास करते हैं। वॉच की अगर हम बात करते हैं तो जब किसी चीज को आप देखते हैं और साथ साथ इसे समझने की कोशिश भी करते हैं। सवाल उठता है इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है? आप किसी इंसान को क्या कहोगे? मैं आपको क्या कहूं, लुक एट मी या वॉच मी? मैं अगर आपके सामने डांस कर रहा हूं तो क्या कहोगे, लुक एट द डांस स्टेप्स या वॉच द डांस स्टेप्स? यही फर्क फिलिप्स में पूछा जाता है। जब हम इस लुक की बात करते हैं तो ये जिन चीजों के लिए यूज हुआ वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? जो स्थिर है, उन चीजों के लिए यूज होता है। लुक एट मी, लुक एट द वर्ड, स्टैटिक है, स्थित है। अगर वॉच की हम बात करते हैं तो इसका हम लोग जिक्र लाते हैं मोशन, यानी कि जिसके अंदर मूवमेंट है, जिसके अंदर मूवमेंट है या मोशन है, ठीक है जी। अगली बात अगर हम कहें तो लिखा है हमारे सामने स्टेयर। स्टेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कांस्टेंट लुक। हिंदी में भी आप लोग इस शब्द को जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, स्टेयर कहलाता है। अगर हम इसको थोड़ा आगे चेंज करने की कोशिश करते हैं
तो ग्लेयर, इसी को हम कहते हैं एंगर लुक। जब कोई इंसान आपकी तरफ गुस्से से देखने की कोशिश करता है, उसी को हम कहते हैं ग्लेयर। ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है कि आप छत पे बैठे हैं, आसमान को देख रहे हैं, याद आपको कुछ और आ रहा है ना? कभी होता है ऐसा कि आप देख रहे हैं आसमान में, छत की तरफ देख रहे हैं और छत आसमान कहीं भी देख रहे हैं, आपको ख्याल कहीं और है, दिल कहीं, होश कहीं होता है। इसी को हम कहते हैं गेज। गेज की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं ब्लैंक लुक। मतलब आपका ध्यान कहीं होता है लेकिन होश वहां नहीं होता। कई बार होता है आप पेपर में जब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त आपको कई बार आंसर स्ट्राइक नहीं करता, आप छत पर आंसर को ढूंढते हो। छोड़ो, होता है, इट इज कॉल्ड गेजिंग। ठीक है जी। पीप का अर्थ होता है टू लुक थ्रू एन ओपनिंग। कहीं दरार है, कहीं कोई दरवाजा खुला हुआ है, आप उसमें से झांकने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ है ना, किसी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, आप उसमें से झांकने की कोशिश करते, ओह माय गॉड व्हाट अ सीन, लवली बेबी। नोटिस की अगर हम बात करते हैं तो नोटिस का मतलब समझ में आता है जब हम किसी चीज को देखने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारा टोटल अटेंशन उस पर हो। ठीक है जी। लुक विद टोटल अटेंशन। जब आप किसी चीज को देख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उस पर हो। आप कभी अब देखो शादियों के सीजन चल रहे हैं, आप अपने दोस्त की शादी में गए, ठीक है, 2 दिन बाद वो दोस्त आपको मिलता है, वो कहता है यार तू शादी में नहीं आया। आप कहते हैं यार मैं तो आया था। सामने वाला पलट कर एक ही जवाब देता है, मैंने नोटिस नहीं किया। नोटिस का मतलब क्या हुआ? पूरे ध्यान से देखना। आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता था, किस लिए? कि अगर आप इसे देखें तो प्लीज बड़े ध्यान से देखें। इसलिए बार बार कहता हूं, क्लास के अंदर अगर आप ध्यान से समझना चाहो तो प्लीज नोटिस करो हर एक चीज को। कल एक मूर्खानंद है आपके बैच में, कल इन सवालों को उठा रहा था, सर ये भी तो है, वो भी तो है। अरे भाई तुम्हारे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद सारी चीजें बताऊंगा। शांत, धैर्य, पेशेंस बनाए रखें। हर एक चीज में अपनी जगह पर, हर एक चीज बताऊंगा। आपके कुछ पूछने से पहले नहीं, आपके पूछने की जरूरत भी नहीं। सुनो, समझो, आनंद लो इस चीज को सुनने का। अगली बात आती है बिहोल्ड। बिहोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो जब हम डिस्टेंट, यानी कि जब किसी दूर की चीज को देखने की कोशिश करते हैं, आसमान में कोई पक्षी उड़ रहा है, आप जब उसे देखते हो तो क्या कहोगे? लुक एट द बर्ड? नहीं, आप कहोगे बिहोल्ड द बर्ड। आपका कोई दोस्त चला आ रहा है, आप उसके चलते आते हुए दोस्त को सीधा देखते ही कहोगे बिहोल्ड रोहित इज कमिंग। कोई दूर है उसको आप जब देखने की कोशिश करते हैं तो बिहोल्ड यूज हुआ। पोंडर का मतलब होता है जब आप टू लुक इनटू अ बुक, या फिर अगर हम कहें तो सिचुएशन। कई बार होता क्या है कि आपका दोस्त आपके सामने अपनी स्थिति बताता है, आप आपके सामने अपनी सिचुएशन बताता है, आप उस इंसान की सिचुएशन को ध्यान से सुनकर, क्या करते हो? आप उसकी सिचुएशन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हो। अरे हाँ है ना, आपका दोस्त कोई भी किताब पढ़ता है तो किताब पढ़ते वक्त वो दिमाग के अंदर उस सिचुएशन को बड़े ध्यान से सोचता है, इनफैक्ट वो सिचुएशन को देखने की कोशिश करता है, ये क्या हुआ। इसी को हम कहते हैं पोंडर। ठीक है जी। अब अगले शब्दों पर आ जाओ। देखो बच्चों, लिखा है हियर। हियर की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं जनरल एक्ट। भगवान ने कान दिए हैं, कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा ही यार। अरे हाँ ना, इसे हम हियर कहते हैं। लिसन की अगर हम बात करते हैं तो जब आप किसी चीज को सुनते हैं और आपकी अटेंशन उस चीज पर है। ठीक है जी। अब एक बात बताओ सर, आप गाने सुनते हो, हियर कहोगे या लिसन कहोगे? जनरली आप लिसन ही कहोगे। गाने बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैं किसी और का हूं फिलहाल, तेरा हो जाऊं। लिसन, ध्यान से सुनना। हियर का मतलब क्या हुआ? कान खुले, सुन लिया। हार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये डिस्टेंट हुआ। कोई इंसान बड़े दूर से आप लोगों को आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, ओ सुरेश, तो आपने जो सुना हार्क। एक बार इनको ध्यान से देखें फिर आगे चलते हैं। कुल मिलाकर कायदा ये कहता है जहां पर एक से ज्यादा कैटेगरीज जुड़ गई हैं, सी के साथ अंडरस्टैंड, मेंटल प्रोसेस, इनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज कर लेते हैं। क्लियर है? इनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज कर लेते हैं। फटाफट से देखें फिर आगे चलते हैं।
आई होप आप लोगों ने इस बातचीत को देख लिया है, समझ लिया है। चलिए भाई आगे चल लेते हैं। चलिए बातों को थोड़ा सा आगे लेकर चल लेते हैं। एक अगली बात हमारे सामने आती है और इसे हम कहते हैं, इसे हम अगली बात को अगर जोड़ने का काम करें तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। कड़े ध्यान से सुनने, समझने का प्रयास करें। प्रेजेंट परफेक्ट को समझने से पहले हम लोग परफेक्ट को याद करते हैं। परफेक्ट को लेकर 3 शब्दों से हम मिले थे। एक हमने कहा कंप्लीट, क्या कहा? कंप्लीट। दूसरे शब्द का हमने मीनिंग तैयार किया, इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। और तीसरा अर्थ हमने तैयार किया, शाबाश, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। याद है, एक टाइमलाइन ड्रॉ की थी, कहानी को कुछ जोड़ा था, समझा था। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये बताने की कोशिश करता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी हुआ है। और जो एक्शन अभी अभी हुआ है, उस अभी अभी हुए एक्शन को बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कीवर्ड्स की। कृपया ध्यान दीजिएगा, हमें जरूरत पड़ती है कीवर्ड्स की। अब ऐसे कीवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो कीवर्ड्स में आता है सो फार। इन सभी के सभी कीवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो इन सभी के सभी कीवर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज? अभी अभी, हाल ही में। यही अर्थ होते हैं इनके। सो फार, up till now, by now, by this time। अगर हम कहने की कोशिश करें yet, yet का और एक अगला जो अर्थ मैं लिख रहा हूं as yet, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ऑलरेडी, जस्ट अगर हम कहने की कोशिश करें रिसेंटली, इसी का सिनोनिम होता है लेटली। ठीक है जी, मैं कुछ एक सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, फिर कहानी समझ आती है। मेरे सामने लिखे हुए ये सेंटेंसेस, एक और सेंटेंस लिख लेता हूं। मेरे सामने लिखे हुए इन सेंटेंसेस पर बड़े ध्यान से दोस्तों दिमाग लगाएं, फिर आगे कहानी को लेकर चलेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने चीज़ों को देख लिया है और कहानी आगे क्लियर करने की शुरुआत करते हैं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस में, लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखने का काम करें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस को मैं जितना अंडरलाइन करूं बस उतना ही पढ़कर देखिएगा, ध्यान से पढ़ें। तो हमें इसे देखकर ये समझ नहीं आया कि राहुल ने पार्टी कब अटेंड की। अरे भाई हाँ है ना, ये पता ही नहीं चल रहा कि राहुल ने पार्टी कब अटेंड की। अब यहाँ अगर लिखा हुआ हम लोग देखते हैं रिसेंटली, तो इसका मतलब ये एक्शन अभी अभी हुआ है, और जो एक्शन अभी अभी हुआ है उसी को बताने का प्रयास हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और इसी वजह से हम लोगों ने इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया, और करेक्ट आंसर बनता है राहुल हैज अटेंडेड द पार्टी रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। मैं इस सेंटेंस को फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, जरा पढ़कर देखें। शी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। अब उस इंसान ने 3 चैप्टर कब कंप्लीट किए पता ही नहीं, लेकिन जैसे ही आगे मुझे लिखा हुआ दिखाई दिया सो फार, तो सो फार का जिक्र हम लोग लेकर चलते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, तो इसका मतलब जो एक्शन हुआ ही अभी अभी है, तो उसे बताने के लिए हम कोशिश करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक अगला सवाल हमारे सामने आया, रोहन सोल्व द क्वेश्चंस। कब सोल्व किए हमें नहीं पता, लेकिन अगर लिखा हुआ हम देखते हैं बाय नाउ, तो अब तक की अगर बात कही गई है तो इसीलिए हम लोग इसे मेंशन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक अगला सवाल अगर हम ध्यान से देखें, शी टोल्ड मी अबाउट इट ऑलरेडी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, टेंस तो आप लोगों ने ठीक कर लिया है, लेकिन इस ऑलरेडी को लेकर कुछ कुछ होता है। अरे हाँ है ना, मुझे लग रहा है कुछ दोस्तों को समझ आ गया इस ऑलरेडी की शायद अरेंजमेंट, एंगेजमेंट नहीं, अरेंजमेंट शायद गलत है। आओ सर अरेंजमेंट पर आपको लेकर चलता हूं। मैं जिन शब्दों को अंडरलाइन कर रहा हूं ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करें। शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन, वेरी गुड, शाबाश। जब इन सभी के सभी शब्दों की आप बात कर रहे हो तो जिन शब्दों को मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है, आप इन सभी के सभी शब्दों को लिखने की कोशिश करते हैं। सर कहां पर? सेंटेंस के आखिर में। कहां लिखते हैं दोस्तों? सेंटेंस के आखिर में। और प्रेफर करते हैं आप लोग लिखा हुआ सेंटेंस कैसा हो? पॉजिटिव। ठीक है भाई। अब आती है दूसरी बात, अगर हम इन लिखे हुए सेंटेंसेस की बात करें तो इन सेंटेंसेस का भी जिक्र हम करते हैं सेंटेंस के आखिर में, लेकिन अगर हम बात करें तो ये प्रेफर किए जाते हैं सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव हो। ठीक है जी, ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा पूछती है। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ 2 ही शब्द, एक लिखा अरे वाह, दूसरा लिखा बेहतरीन। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये ऐसे शब्द हैं, इनका जिक्र हम हमेशा लिखते हैं वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बीच। ठीक है बेटा, तो इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आपका ये जो ऑलरेडी शब्द है इसे हम यहां से हटाकर लिखने की कोशिश करेंगे हैज और टोल्ड के बीच। आपका करेक्ट आंसर हुआ शी हैज ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट इट। ये क्वेश्चन अभी के एक एचटेट के पेपर में दिया गया। एचटेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया। कोई भी ऐसी बात मैं नहीं करूंगा जो पेपर से संबंधित नहीं है। मेरी हर एक बात कहीं ना कहीं किसी पेपर तक सीमित है। मुझे अजीब लगता है उन बच्चों का जो ये पूछना चाहते हैं पेपर में कैसे आता है, पेपर में ये पंख खोलकर आता है। सच को जानना सीखो, ये मत जानने की कोशिश करो कि शॉर्टकट क्या है। सच जानने की कोशिश करो। जिस इंसान ने इस पूरी कहानी को ध्यान से समझने की प्रयास किए, सिलेक्शन 100% होगा। और जो सीधे जुगाड़ मेरे सामने आने की कोशिश करेगा कि सर जुगाड़ बताओ क्या है, सर हाथ जोड़ लेता हूं, आप अपने कोर्स को रिफंड करा लें। जिस इंसान को बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं सीखनी, जिस इंसान को सीखने का जज्बा नहीं है, उसका गलत है यहाँ पर होना। और जिसे सीखने का मन है वो हर एक बात को बिल्कुल आराम से प्यार से सीखता जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। अगली बात हमारे सामने आती है, he did not pay the fee bill yet। yet को देखते ही 3 बातें सामने आती हैं। yet की अरेंजमेंट होनी चाहिए सेंटेंस के आखिर में। सेंटेंस हम प्रेफर करते हैं नेगेटिव, और सर ये बताने का काम करता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, इसलिए कौन से टेंस में? तो भैया येट की अरेंजमेंट लास्ट में है, सेंटेंस नेगेटिव है, गलती एक हो गई और वो है टेंस। तो टेंस को ठीक किया हम लोगों ने, यहाँ पर लिखा हैज और पे हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया पेड, एंड दैट्स इट। एक आखिरी सवाल छोड़ दिया, तेरे नाम। करेक्ट कोशिश करें इस आंसर को फटाफट से।
लिखे हुए सेंटेंस पर काम करने की कोशिश करते हैं। लिखा है राहुल केम होम जस्ट। सबसे पहली बात, इस जस्ट की वजह से हमें इसके टेंस को ठीक करना पड़ा। केम को हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया हैज, और उसके बाद हम लोगों ने लिखने की कोशिश की कम। और दूसरी बात, इस जस्ट को हम अरेंजमेंट में ठीक करेंगे और ये लिखा होना चाहिए इन दोनों के बीच। आप कभी किसी दोस्त के पास फोन करो, हाँ भाई कहाँ है, उसका एक ही सेंटेंस आप सुनाई देगा आपको, वो कहेगा आई जस्ट केम होम। आप उसे समझाओ, आई जस्ट केम होम नहीं, आई हैव जस्ट कम होम। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। पहले इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें प्लीज। ठीक है जी। तो ये बात हो गई हमारे सामने लिखी हुई क्लियर। ठीक है बेटा। तो अब मैं सोच रहा हूं चीजों को लेकर चल लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहां तक की बात तो हम लोगों ने समझने का काम किया जिसे हम कहते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप लोग अपने कमेंट्स कीजिए। चलिए आज आप लोगों से बात करके देखते हैं। समय है अभी हमारे पास 5-7 मिनट का। चलिए भाई फटाफट से आप लोग अपने कमेंट्स पर आ जाए, मुझे बताएं आप लोगों के अंदर क्या है सवाल। आज हम लोग एक दूसरे को समझने का काम करेंगे। सवाल पूछा है जेंटलमैन ने, अस्तित्व साहब जो बता दिया उसे बड़े ध्यान से एक बार वीडियो को दोबारा देखो, बेवजह के सवाल ना उठाएं। मेरी बुक में वोकैबुलरी है, मेरी बुक में वोकैबुलरी है, और मेरी बुक के अंदर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग टेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूट लेवल की वोकैबुलरी है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो बेहद बार पूछे गए हैं और खास लेवल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू शिवम, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। शरद पूछ रहे हैं हम अंडरस्टैंड में एस क्यों यूज नहीं करते, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाओ एस यूज करो। किसने रोका है भाई तुम्हें? ये सवाल थोड़ी है कोई। दिल्ली में पोल्यूशन कितना है? निशा मुक्का मारूंगा आपका पोल्यूशन ठीक हो जाएगा। ये सवाल पूछने का है यार, तुम काम की बात करो भाई। दिल्ली में पोल्यूशन कितना है? ऑफ, ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का अर्थ होता है कभी कभी, ये सवाल काम का है। ऑन एंड ऑफ का अर्थ होता है कभी कभी। मेरे दिल में सवाल आता है
गुड इवनिंग, काइंडली प्रोवाइड द प्रीवियस ईयर पीडीएफ ऑफ एटसेट्रा। सारी मिल जाएगी भाई, शांत रहो। मैं बार बार कह रहा हूँ, पीडीएफ आप लोगों की कल अपलोड होनी शुरू हो जाएगी, कल आपकी पीडीएफ आ जाएंगी। कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास वोकैबुलरी जो सिर्फ हम लोग डिस्प्ले करते हैं, उनकी पीडीएफ नहीं दी जाएगी। जो सिर्फ आप लोगों को यहाँ क्लास के अंदर देखने को मिलेगी, उसको आप देखो, अपने हाथों से लिखो, लिखोगे आपको याद होंगे। उसके अलावा ये उम्मीद ना करें कि भैया वो भी हर चीज के लिए हैंडीकैप ना बने, हर चीज के लिए हैंडीकैप ना बने, हर चीज की आदत खराब ना बनाए कि हर चीज के लिए सर हमें पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। ठीक है ना जी लक्ष्मी जी? हिंदी वाले का क्या ख्याल रखे? हिंदी वाले का ख्याल पेपर वाला नहीं रखेगा, मैं कैसे रख सकता हूं भाई? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, काफी है विशाल साहब, इससे ज्यादा दिमाग ना लगाएं बेटा। पुरुषोत्तम, हम नाउन पढ़ा रहे हैं, आप नाउन का सवाल पूछ रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको टेंस के बारे में, आप नाउन का सवाल पूछ रहे हैं। कभी फुर्सत मिले तो फिनाइल पी लो, अच्छा लगेगा आपको। मैरिज एनिवर्सरी सुपरफ्लॉस नहीं है, बिल्कुल ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम कैसे दूर करें? सर बोल कर देखने की कोशिश करो। तनुज, दिसंबर में वैकेंसीज आ रही हैं, एक्चुअल फिगर क्या है? अभी ये प्रपोजल रखा गया डिपार्टमेंट्स के लिए, एलोकेशंस फाइनल होंगी, आपके सामने आ जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार खुद नहीं बता पा रही, तो मैं कैसे आपको बोलूंगा। पोजेशन का मीनिंग क्या है? वाह नीतीश वाह, बहुत अच्छे बेटे। पोजेशन का मीनिंग क्या होता है? वाह बेटे वाह, दिल खुश कर दिया आपने। यार तुम कैसे इंसान हो मोनिका? ये पूछो टेंस के बाद क्या पढ़ाओगे, ये चीज पढ़ ली तुमने, टेंस खत्म हो गया। आपके सवाल से पता चलता है आपका कहाँ दिमाग है। टेंस अभी हमारा ढंग से चल भी नहीं रहा है। टेंस खत्म होने से पहले आप टेंस के बाद क्या होगा? टेंस के बाद हम लोग हवन करेंगे, ठीक है, और उसमें जोहर कराएंगे कई लोगों का। भाई कोई सेंसिबल क्वेश्चन है तो बताओ। चलिए, मुझे लगता है कोई सेंसिबल क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के पास। यहां तक की बात को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि यहीं से मैं कल कहानी को आगे लेकर चलूंगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर। एक ओंकार। गुड नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन।